हेलो मेरे प्यारे, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर्स से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, इसमें आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 आज मैं आप लोगों को यूट्यूब पे बताने वाला हूं। बाकी जो 6 लेक्चर होगी वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा, जहां पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को सिलेक्टेड सेट का 6 सेट। मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो भी सब्जेक्ट लिए सभी सब्जेक्ट का अगर बेहतरीन तरीके से अगर देखते हैं मेरे प्यारे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं इतना मेहनत के साथ ये बनाया हूं, जब आप देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टू द पॉइंट यही से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगी। मैं इतना जोर से इसलिए बोल रहा मेरे लाल, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत किया हूं और आशा करते हैं, उम्मीद है इस बात की, चाहे वो लिटरेचर सेक्शन हो या कोई निबंध लेखन हो या कुछ भी हो, जो चीज मैं बता रहा हूं नोट डाउन करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैंने आप लोगों को हर एक का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो बेहतरीन तरीके से आज मैं आपको हिंदी कोर का एक लेक्चर आप लोगों को मैं यूट्यूब पे बता रहा हूं। बाकी जो 1 से लेकर 6 सेट होगी वह हमारे एप्लीकेशन पे होगा विद पीडीएफ के साथ। जैसे क्लास एंड होगी, एप्लीकेशन वाले जो भी बच्चे हैं आप लोग जल्दी से क्लास को खत्म जैसी होगी, आप लोगों का नोट्स भी आप लोग वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट चाहते हैं ना कि सर हम भी कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने 2 कोर्स नजर आएगी। एक आएगा आपके सामने क्रैश कोर्स जो ओनली फॉर 45 डेज तक कंटिन्यू चलेगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में वीओडी क्लास चलेगी। जल्दी से जाएं, फी भी बहुत ही कम है, 299 रुपए में क्लास 12 की आप वो क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है। ये वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्ग थोड़ा बनेगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही तबड़तोड़ होने वाले हैं। फुल्ली 100 मार्क्स का मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन रोटेट करे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा किस तरह से आपको सेट करना है। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सेट नंबर 1 है, ये अब सब्जेक्टिव का है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 5 सेट प्रोवाइड किया। हाँ मेरे लाल, कितना सेट? 5 सेट प्रोवाइड किया हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो 5 सेट को बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं और 6 सेट सब्जेक्टिव का कर लेते हैं, तो याद रखिएगा पूरा का पूरा 90% की गारंटी है। लेकिन बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना होगा। चलिए हम लोग पहला क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके सामने एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन होगी, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसका उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय भोज से डोला, कुपिती सूर्य की ओर देख कर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे मुझदंड। आशा करते हैं समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगी। इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है? जाति के बारे में। इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। हाँ मेरे लाल, 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स कंटेस्ट करना चाहते हैं ना, पैसेज से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ये आपके बुक से ली गई। ठीक है। क्वेश्चन 2, कर्ण का हृदय क्यों भोज झोंप से डोल जाता है? तो कर्ण का हृदय जाति जाति, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कर्ण से क्या था, तो अभी जस्ट हम लोग बताया सर जाति जाति। देखिए हम लोग सारा क्वेश्चन यहीं पे होगी, टेंशन नहीं लेना है। कौन केवल जाति जाति रटते हैं? पाखंड लोग। कौन? पाखंड लोग। कर्ण किसकी ओर देखता है? कर्ण सूर्य की ओर देखता है। अभी मैंने जस्ट बताया कर्ण किसकी ओर देखता है? तो सूर्य की ओर देखता है। 5 क्वेश्चन यहां से छपेगी, 5 क्वेश्चन। वीरों को जाति का क्या होती है? तो भुजंड की वीरों की जाति होती है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से कलेक्ट करेंगे तो आपको इजीली से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग चाहते हैं ना सर इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे एग्जाम के रिगार्डिंग। इसके बाद जो क्लासेस होगी हम लोग का होम साइंस का होगा। जो भी बंदा होम साइंस और सोशियोलॉजी लिए है, इसके बाद आप लोगों में होम साइंस और सोशियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा आपके सामने होगे पैसेज। सुदर्शन प्रकृति के उस महा अभियान को चुप्पी देख रहा है, इस दृश्य में सौंदर्य का करुण संगीत था। देखिए ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगी, इसको आपको अच्छी तरह से रीड करना है। आशा करते हैं अगर आप क्लास 11 पास किए होंगे तो क्लास 12 में भी आप इजीली से पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी, जैसे उपयुक्त गद्यांश किस शीर्ष से लिया गया है? प्राकृतिक सदर्शन, प्राकृतिक दर्शन। अभी हम लोग जस्ट देखिए प्राकृतिक दर्शन के बारे में ही लिए गए हैं। तो इस तरह से ना 5 मार्क्स 10 मार्क्स का जो पैसेज आएगी, आप 10 मार्क्स को अपने पेपर में इजीली से आप छाप सकते हैं। विद न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं।
सुदर्शन क्या देख रहा था? सुदर्शन प्रकृति के अभिनव को देख रहा था। उस दृश्य में किसका करुण संगीत था? उस दृश्य में सौंदर्य का करुण संगीत था। तो इस तरह से आप लोग पैसेज को बेहतरीन तरीके से, दो पैसेज होगी, एक आपका कविता से रिलेटेड होगा और एक आप लोगों का एक स्टोरी से रिलेटेड होगी। दोनों पैसेज को आप अच्छी तरह से बनाएंगे एग्जाम में तो 10 मार्क्स का आपके पेपर में बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट का सोशियोलॉजी और होम साइंस जो भी लिए हैं एक बार जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे लगे कि कितना स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं सोशियोलॉजी और होम साइंस से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 3 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखा। अब निबंध लिखने के लिए लिखा रहा है, निबंध से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 7 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं जो एप्लीकेशन वाले हैं, है ना, पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड और पर्यटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे कि झारखंड और पर्यटन मतलब झारखंड में घूमने की जगह के बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया हूं। तो जल्दी से आप लोग जाकर पीडीएफ को देखिए एक बार। जैसे कहा कि झारखंड में प्रकृति की असीम कृपा रही है, पर्यटन के लिए झारखंड स्वर्ग है, हर ओर प्रकृति दृश्य बिखरे पड़े हैं, आबादी से 5 किलोमीटर दूर किसी भी दिशा में जाने पर इतने नयानवी अभिराव दृश्य मिलते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है, मतलब मन जो है पूरे खुशी हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को पैसेज से रिलेटेड पूरा लिखना होगा, याद रखिएगा। पैसेज में तो कुछ बताना नहीं है क्योंकि देखिए ये आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किए जा ही रहे हैं। अब अगला देखते हैं प्रकृति और विज्ञान, यानी प्रकृति नेचुरल और विज्ञान साइंस किस तरह से एक दूसरे का समानांतर है, वो आपसे यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा जो प्रकृति से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका आएगा 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का एक आएगा आप लोगों का लेटर। क्या आएगा? 5 मार्क्स का आएगा आपका एक लेटर आएगी, और 5 मार्क्स का एक आएगा आप लोगों का निबंध लेखन। और याद रखिएगा निबंध लेखन 3 होगी जिसमें से आपको 1 लिखना है, पत्र लेखन 2 होगा जिसमें से आपको 1 लिखना है। अब मैं बात करूं आप लोगों का, याद रखिएगा निबंध लेखन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं युवा और लोकतंत्र। याद रखिएगा मैं तीनों लिख दिया हूं ताकि तीनों में से कोई भी पूछे तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर सके। पहला था आप लोगों का झारखंड और पर्यटन, दूसरा था प्रकृति और विज्ञान, तीसरा है युवा और लोकतंत्र। ठीक है, युवा और लोकतंत्र के बारे में आए तो आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको बताया हूं कि युवा क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि भारत देश की रीढ़ की हड्डी युवा वर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल, भारत का देश जो है ना, इसमें भारतीय जो देश है वो युवा का क्या है, युवाओं का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। देश को बनाने के लिए युवा वर्ग मुख्य भूमिका निभाता है। जो देश के युवा लोग होते हैं उसका मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं इससे रिलेटेड आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो 1 लेक्चर आप लोगों की यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारा लेक्चर आप लोगों के एप्लीकेशन पे होगा। मिसाल क्लासेस के आपके जो भी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए जल्दी से डाउनलोड करें और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें जो ओनली फॉर 299 रुपीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश के भविष्य देश के युवाओं के द्वारा सुंदर बनता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी देश का भविष्य अगर कोई भी देश का अगर सफल होना चाहते हैं तो युवा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से ना आपको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक बार स्टडी कर लेना है। इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है, एक बार स्टडी करेंगे पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगी, क्योंकि ये जो है एकदम एक स्टूडेंट के लैंग्वेज में लिखा गया है, एकदम सिंपल भाषा में इसको हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सर हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा शिक्षा और चरित्र क्या है। हमारा शिक्षा और चरित्र क्या है, इसमें आप लोगों को लिखना होगा। हमारा शिक्षा और चरित्र के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, याद रखिए ये भी एक तरह का निबंध लेखन ही है देखा जाए तो। चरित्र का अच्छा होना शारीरिक शक्ति एवं बुद्धि के प्रखरता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चरित्र वह भूमि है जहां अन्य सब वस्तुएं उत्पन्न होती है। यदि चरित्र की खराब होगा तो सब कुछ खराब होगा। चरित्र अगर कैरेक्टर इंसान की खराब होगी सारा चीज जो है ना उसका खराब हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को क्लास एंड होते ही आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे। देखिए इसमें आप लोगों को ज्यादा चीज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना क्योंकि क्वेश्चन आंसर पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, खास करके लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में निबंध में आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक बार स्टडी कर लेंगे तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर होती है, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो, स्टोरी सेक्शन से हो, या आप लोगों का लेटर सेक्शन से हो, तो ये सब में आप लोगों का ना ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं सर हम लोगों का लेटर सेक्शन से रिलेटेड किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगी। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, लेटर सेक्शन को आप लोग एक बार मेरे लाल ध्यान से पढ़िए किसके बारे में लेटर लिखने के लिए आपसे कह रहे हैं। लेटर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए लेटर सेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखे। स्वच्छता अभियान मतलब पता है ना, स्वच्छता अभियान,
जो गांधी जी द्वारा 2 अक्टूबर में शुरू किया गया था, सभी को अच्छी तरह से पता है। तो स्वच्छता मतलब किस तरह से हम लोग पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, किस तरह से पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित पहुंचाएं, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक पत्र लिखना होगा। याद रखिएगा कहाँ पे, अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित जानकारी एक पत्र लिखे। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। संपादक महोदय, किसको लिखना है, संपादक, रिपोर्टर को लिखना है। संपादक महोदय हिंदुस्तान रांची, पेपर का नाम आपको लिखना है। संपादक का मतलब रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर को लिखना है। कौन से रिपोर्टर, कौन सा पत्र आप लोग पत्रकार को लिख रहे हैं, तो बताएंगे सर हिंदुस्तान रांची। आप कोई भी पेपर का नाम लिख सकते हैं, हिंदुस्तान की जगह आप प्रभात खबर भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विषय स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए मानवीय, याद रखिएगा यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है। स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार हेतु पत्र, बस आपको इतना लिखना है। ये आप देखिए, आप जब भी लेटर लिखेंगे ना 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहला होगा स्ट्रक्चर, दूसरा होगा बॉडी, याद रखिए क्या, बॉडी, और तीसरा होगा आप लोगों को क्या याद रखिएगा, फिर से स्ट्रक्चर। जब ये तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे ना तो 5 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को कुल मिलाकर 2 मार्क्स मिलेगी और बॉडी में आप लोगों को मिलेगा 3 मार्क्स। तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलेगी। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर है। फिर नीचे में एक होती है ना आपका विश्वासी, नाम, पता, डेट, वो भी स्ट्रक्चर है। और बीच वालों को हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीच वालों को हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बॉडी में क्या लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार, दूसरे अधिकारियों तथा नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूं। मतलब हमारे जहाँ पे जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रही है, और मैं पत्रकार के माध्यम से या कोई अधिकारी के माध्यम से हमारे एरिया पे उनके नज़र को जो है उत्कृष्ट करना चाहता हूँ, ताकि वो यहाँ आकर देखें और यहाँ के जो भी प्रदूषण हो रही है हमारे पर्यावरण के माध्यम से उसको दूर किया जाए। आगे लिखते, आशा है आप इसकी गंभीरता पर ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान तथा अन्य आवश्यक समाचार अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से कंडीशन देखकर, आप अगर इस तरह से कंडीशन देखेंगे तो आप बिल्कुल आप अपने पेपर में इसके बारे में बताएंगे जरूर, और इस तरह से हमारे पर्यावरण जो है सुरक्षित होगी। हमारे क्षेत्र में घनी आबादी है, इस क्षेत्र के समीप ही कई फैक्ट्रियां हैं, और इस क्षेत्र के सामने ही कई फैक्ट्रियां हैं। यहाँ औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे जिस एरिया पे हम लोग रहते हैं इस एरिया पे जो है फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और दिन प्रतिदिन जो है फैक्ट्रियाँ की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः शुद्ध वायु मिलना भी दुर्भव हो जा रहा है। मतलब जो है शुद्ध वायु, जो हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी हमें मिलना मुश्किल होता जा रहा है। कल कारखानों से निकले विषैले धाराएं तथा मोटर गाड़ियों के दूषित धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और कल कारखानों से निकलते हुए चिमनियों से धुआं और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं हमारे पर्यावरण को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा रही है। इस प्रकार जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण के परिणाम भी बहुत भयंकर हो गए हैं। नियतन नए रोग उत्पन्न होने लगे हैं, और तरह तरह के नया रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय अपने नाक को रुमाल से ढक कर रखें। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी चलाते समय हमें वातावरण में सबसे ज़्यादा अगर कोई हमें गैस मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हमारे अंदर जाती है तो हमारे फेफड़ा में बैठ जाता है, एक लेयर बैठ जाता है ब्लैक कलर का, और बैठ जाने के बाद हमारे बॉडी पे एक बीमारी पैदा होती है जिससे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी, और इस बीमारी के कारण कई सारे इंसान की डेथ भी हो जाती है। प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। वृक्षरोपण और स्वच्छता अभियान की सहायता से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, और उसके बाद फिर से आप लोगों को एक बॉडी लिखना होगा, धर्मस्थान चौक दुमका। आपका एड्रेस लिखना है धर्मस्थान चौक दुमका, और डेट जरूर आप लोगों को इंडिकेट करना है। याद रखिएगा डेट आपको जरूर इंडिकेट करना है, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। मान लेते हैं आप लोगों का 12 फरवरी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं बता दूं 12 फरवरी का आपका अगर एग्जाम है पूरा हिंदी से लिखना है आपको, ठीक है, पूरा हिंदी से लिखना है। 12 मान लेते हैं अप्रैल, मान लेते हैं मैं अप्रैल माह 12 अप्रैल 2024। तो इस तरह से आपको पूरा डेट आप लोगों को जिस दिन आप पेपर लिखेंगे उस दिन का आपको डेट मेंशन कर देना। उसके बाद यहाँ पे भावदीय लिखना है, किसी का भी बात ना सुने। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देखते लिखते हैं क्या आपका विश्वासी, नहीं लिखना है, आपको भावदीय लिखना है, और जो लिखे हैं उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। अगर इतना कर देते हैं मेरे लाल, याद रखिएगा, इतना अगर बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं तो आशा करते हैं कि इतना सारा अगर बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आप लोगों को बॉडी स्ट्रक्चर को मिलाकर कुल आपको 5 मार्क्स यहाँ पे
दे देंगे। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। और एक लेटर है क्या कि किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की सड़कों की जर्जर, मतलब वहां पे हम लोग जो बताएं वो पर्यावरण से रिलेटेड था, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड था। और यहाँ पे हमारे कोई भी गांव पे हो या सड़क, हमारे गांव पे या शहर में कोई भी सड़क जो है बहुत ही गंदा हो चुकी है, मतलब सड़क जो है पूरा उबड़ खबड़ हो चुका है, जर्जर हो गई है, इसके रिगार्डिंग पत्र लिखे ताकि सड़क को बनाया जाए। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। एक होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, इसका होमवर्क जो है आप लोगों को करना है खुद से। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें आशा है कि 2024 में आपके पेपर में पूछेगी, तो एक बार ध्यान से आप लोगों को ये क्वेश्चन को देख लेना है। अब आते हैं फिर से एक आपके सामने आएगी कविता से रिलेटेड एक पैराग्राफ आएगी, स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करके आप लोगों को 4 क्वेश्चन को आंसर देना है। आंगन में ठुकनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हाय, चांद पे लाया। ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है कहाँ से लिए गए हैं, देखिए सबसे पहले पूछेगी शायर ने किसके ठुनके की बात कही है। शायर ने बालक के ठुनके की बात कही है, किसको, तो बालक को ठुनके की बात कही है। देखिए हम लोग जस्ट अभी बालक के बारे में बात कर रहे थे, है या नहीं। तो इस तरह से आप इजीली से ना, देखिए पोयम्स हो या आप लोगों का कविता के बाद अगर कोई देखा जाए स्टोरी सेक्शन हो, आप पैसेज को ना इजीली से कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ध्यान से एक बार स्टडी करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लगाना। बालक का मन किस चीज के लिए लालच रहा था, चांद के लिए लालच रहा था। किसके लिए लालच रहा था, चांद के लिए लालच रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, माँ उसे क्या देती है, माँ बालक को दर्पण देती है। माँ उसे क्या देती है, माँ उसे बालक को दर्पण देती है। याद है ना, इस तरह से क्या नहीं कर पाएंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो 5 मार्क्स अपने आप को झोली में डाल लेना है। दर्पण में क्या उतर आया, दर्पण में चांद उतर आया। क्या, दर्पण में चांद उतर आया। इस तरह से 5 क्वेश्चन को सही तरीके से आप करेंगे तो याद रखिएगा आपको पैसे से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। या आप बोल सकते हैं झूमने लगे फल, रस अलैखिक, अमृत धाराएं फुटती, रोपाई छन की। ये स्टेटमेंट है, फिर से स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगी। कविता ने कविता, कवि ने कविता कर्म से कैसे फल और रस की बात की। तो ये आप लोगों का पैसे से रिलेटेड है। पैसे से रिलेटेड जो होगी आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से ये पैसेज दिया हुआ है, मुझसे मिलने कौन का विकल्प, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उस और में। ये भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है काव्यांश के भाव। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। कितना मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोगों को कर लेना है। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोगों का। मैन क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आप लोगों का अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। क्या करना होगा, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताना होगा। पहला क्वेश्चन, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा और क्यों, किसे कहा गया और क्यों, ऐसे क्या बात है जिस कारण से कहा गया। ए विप्लव के वीर क्रांति के बादल को कहा गया। किसको कहा गया, क्रांति के बादल को। अब ये सब क्वेश्चन ना आपको पीडीएफ के माध्यम से देखना ही है, उसके बाद अपने कॉपी पे याद रखिएगा, कॉपी में आप लोगों को छापना है मेरे लाल, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना टू द पॉइंट फाइनल एग्जाम छपेगी। लिख के रख ले, जब मैं कह रहा हूँ ना लिख के रख ले। इस तरह से 6 सेट मिलेगी। कितना सेट, 6 सेट। एक सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी 6 सेट जो है यहाँ पे आप लोगों का होगी, या तो क्रैश कोर्स में होगा या तो आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स में होगी। तो जल्दी से जाएं और कोर्स को जो है ना ज्वाइन करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, जब क्रांति आती है तो सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों को ही मिलता है। शोषण वर्ग तो विप्लव अर्थात क्रांति आने की संभावना से ही बुरी तरह घबरा जाता है। शोषित वर्ग जब क्रांति आने की आवाज सुनता है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। क्रांति में यह वर्ग शोभा प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेगी। कितने मार्क्स का, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जब भी पूछी जाएगी 3 मार्क्स का छपेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, लक्ष्मण के मूर्छ 100% आपके 2024 में पूछेगी ये क्वेश्चन। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगा। जो राम है वो क्या सोचने लगा था। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने हुए बोलते हैं, भाई ए भाई तुम मुझसे कभी दुख ही ना देख सकते थे। तुम्हारे स्वभाव सदा से ही कोमल था। वे सोचते हैं अगर उन्हें ज्ञात होता कि वन में अपने भाई से बिछड़ जाएंगे तो पिता के कहने पर भी लक्ष्मण को साथ लेकर नहीं आते।
यह बात उनके मानवीय असहायता पर लाभ को दर्शाता है। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यानपूर्वक ये सब क्वेश्चन को करना है, और करना है तो मतलब करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रुबाई के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंबों को अपने शब्दों में समझाइए। अपने शब्दों में समझाना है। दीपावली की शाम है, घर लिपत पुताई सजे हुए हैं। घर के जब दीपावली आती है तो दीपावली से पहले हम लोग घर की लिपाई पुताई करते हैं। घर में बच्चों के लिए चीनी के खिलौने और धान की लावी आई है। गृह स्वामिनी सज धज कर तैयार हो गई है। उसके चेहरे पर सौंदर्य की अभाव दुख ओराई झलक रही है। अब वह जहां समस्त घर में स्थान स्थान पर दीपक जला रही है, वहां बच्चे के द्वारा बनाए गए घरों में दीपक रहे हैं। सावन माह के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। भाई बहन के प्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर इस दिन की प्राप्त काल अत्यंत सुहानी व रसमयी प्रतीत होती है। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बहन भाई के हाथों में चमकीली राखी बांधी है। तो इस तरह से ना आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। जब 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेगी। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स मिलेगी। देखिए मैं फास्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग को 6 सेट कंप्लीट करना है। फिर से आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगा। क्या होगी? आपके सामने एक छोटा सा फिर से पैसेज होगी, और इस पैसेज को देखकर आप लोगों को फिर से 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत सिंपल सा है। मोहनजोदाड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घटी की सभ्यता का केंद्र रहेगा, यानी एक तरह की राजधानी है। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 50,000 जाहिर है 5,000 साल पहले। कितने साल पहले? 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लगता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदाड़ो छोटे मोटे टीले पर आबाद था। ये टीले प्रकृति नहीं थे। अब देखते हैं सर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगी। पहला क्वेश्चन, गद्यांश किस पाठ से लिया गया? प्रस्तुत गद्यांश अतीत के दबे पाव। आप में से स्टूडेंट होंगे जो अंतरा भाग का जो बुक है, जिसमें 4 चैप्टर है, जूझ, जिसमें से एक है आपका अतीत में दबे पाव एंड फ्रैंक, है ना। तो उसी से लिया गया अतीत के दबे पाव। अतीत के दबे जो पाव है उसमें याद रखिए, उसी से ये स्टेटमेंट लिए गए हैं जो आपसे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। तो आपका बिल्कुल ये आंसर हो जाएगी। मोहनजोदाड़ो किस घाटी की सभ्यता का केंद्र है? मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र है। अगला है कि मोहनजोदाड़ो शहर की आबादी कितनी थी या कितने क्षेत्र में फैली थी? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए 200 हेक्टेयर में फैला था, और इसकी आबादी लगभग 50,000 थी। क्या हम लोग नहीं डिस्कस किए? 50,000। एंड देखिए ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जब आप पैसेज को करेंगे ना, तो याद रखिएगा कोई क्वेश्चन आपकी गलती नहीं होगी। बात शर्त है कि बेहतरीन तरीके से हम लोगों को दिखना होगा। अब आते हैं, क्या टीले प्रकृति थे? क्या टीले प्रकृति थी? ये टीले प्रकृति नहीं थे, परंतु पूरा मोहनजोदाड़ो छोटे मोटे टीले पर आबाद है। तो इस तरह से आपको पैसेज कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आएगी पहला क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है, और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। मतलब 6 मार्क्स यहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन, लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्ति के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आंतरिक थे, तब भी वह छोटे दामाद के आग्रह पर भी लेखिका को नहीं छोड़ती। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटने के लिए भी तैयार है। भक्ति लेखिका के जीवन को घेरे हुए हैं। तो ये इस तरह से आपको आंसर करना। इस सब कॉपी में मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सब कॉपी में आप लोग छापिए जल्दी से। अभी 6 लेक्चर मिलेगी आप लोगों को। अभी एक लेक्चर है। अब जल्दी से आप लोगों को हर दिन आप जो है ना, आप लोगों को हर दिन वीडियो मिलेगी। टेंशन नहीं लेना है। प्रतिदिन आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस दिए जाएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम पे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछेगी, बाजार का जादू चढ़ने और उतारने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार के जादू चढ़ने का प्रभाव जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर भी मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। बाजार लगेगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मनुष्य भी जाकर वहां पे सामान का क्रय विक्रय करेंगे। यह जादू उसकी जेबें खाली, किंतु जेब खाली है पर मन भरा होने पर भी चल जाता है। मेरा जेब खाली है पर मेरा मन भरा है कि मुझे जाना है जब वहां पे बाजार, और बाजार में कुछ सामान खरीदना है। तो जेब मेरा खाली है लेकिन मेरा मन पूरा भरा हुआ है, उसके लिए भी बाजार है। उसे मालूम होता है कि वे मैं
मैं वह सामान लूं, वह भी लूं, उसे सभी सामान जरूरी और आराम बढ़ने वाला मालूम होता है। बाजार के जादू उतरने का प्रभाव मनुष्य पर जादू के उतरने का प्रभाव होते ही उसे पता चलता है कि फैलेंसी चीजों की बहुलता आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल की डालता है। उसे लगने लगता है कि इससे थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, पर इससे अभिमान की गलतियों को और खुराक ही मिलता है। इस सब कॉपी पे एक बार लिख लीजिए। और ये सब मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मैंने स्टोरी ऑलरेडी आप लोगों में बता चुका हूँ। स्टोरी को जब समझ जाएंगे ना उसके बाद क्वेश्चन क्या आती है चुटकी में हल होगी। इसलिए इंग्लिश हो या हिंदी आपको स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेती में गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुक रही थी। ग्रीष्म ऋतु की आसानी लू में प्रकृति का प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु में चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, वो गर्मी के कारण काफी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें जी भर कर पानी नहीं मिल पाता, फलस्वरूप वे प्यासी भी रहने को विवश हो जाते हैं। और मनुष्य जानवर क्या मनुष्य को भी सही से पानी गर्मी के दिन में नहीं मिलते हैं। इसलिए इंद्रसेना की इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात मुखरित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा है। देखिए लुट्टन सिंह से क्वेश्चन आएगा मेरे लाल, याद रखिएगा, लुट्टन सिंह से क्वेश्चन छपेगा। लुट्टन पहलवान गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद ढोल में अपने आप को जिलाए रखने और भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत देने के लिए ढोल बजा रहे हैं। लुट्टन सिंह कह रहे थे कि भले मेरा बेटा डेथ कर गया है, मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं फिर भी ढोल इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि गांव पे जो भी महामारी आएगी वो व्यक्ति जिस घर पे महामारी आएगी वो ढोल की आवाज को सुनकर वो बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। ये स्टोरी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब और क्यों हंसता है। चार्ली चैपलिन। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वमत, आत्मविश्वास से लवरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा स्मृति की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वर्जादीप कटोरानी अथवा मुर्दीन कुसुमादीप क्षण में दिखलाता है। तब वह यह समझ जाता है कि यह सारी गर्मियां सुई चुभने गुब्बारे जैसे फुस हो उठेगी। अगला है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। यशोधर बाबू का जो स्टोरी है आप लोग बहुत आशा करते हैं कि जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट किए तो यशोधर बाबू को बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। यशोधर बाबू कुमायूं संस्कृति में पले बड़े हैं थे, वही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहां पर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, इसलिए उनमें कुमाऊं संस्करण कूट कर बड़े पड़े थे। दिल्ली आने पर वे कृष्ण आनंद पांडे के क्वार्टर में रहने लगे। वे उन्हें बड़े भाई होने के नाते किशनदा कहते थे और जो हम लोगों का यशोधर पंत थे, यशोधर बाबू थे, उसे लोग प्यार से किशनदा कहते थे बड़े होने के नाते। किशनदा आजीवन कुंवारे रहे। ऑफिस से आकर बिरला मंदिर जाना, प्रचलन सुनना, पूजा संध्या उनका प्रतिदिन का नियम था। यही किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष थे, इसलिए वे आधुनिकता में नहीं ढले। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल्य संस्करण से आधुनिक नहीं थी क्योंकि वह भी एक कुमायूं महिला थी। यद्यपि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना डाला। इसके अतिरिक्त उसे संयुक्त परिवार में सबसे दबकर रहना पड़ता था। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा होती है। मास्टर सुलंद गेवकर कक्षा में कविता पढ़ते समय उसी भाव की अन्य कवियों की कविताएं भी पढ़ते हैं। वह स्वयं भी कवि थे। कभी कभी वह कक्षा में अपनी रची हुई कविता का पाठ भी करते थे। वह उन्हें कविताओं को लय व ताल के साथ गाते थे। लय और ताल के साथ गाते थे। लेखक घर में आकर उनका अनुकरण करता था। लेखक के मन में यह भाव पैदा हुआ कि
कभी भी हमारी तरह हाड़ मांस का बना हुआ है आदमी होता है, क्योंकि मास्टर भी एक जीते जागते आदमी है। इस सोच ने लेखक के अंदर कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा किया है। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं, या मैं आप लोगों को बता रहा हूं पोएट्री सेक्शन, या मैं बता रहा हूं लेटर सेक्शन, बेहतरीन तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी कर लेना है। 6 लेक्चर को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है। आतिथ्य में दबे पाव में किस सभ्यता की चर्चा की कितने प्राचीन थे? आतिथ्य के दबे पाव में सिंधु सभ्यता की चर्चा की है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ 5000 वर्ष पुराना एक महानगर था। पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे कई टीलों पर बसा था। मनुष्य निर्मित ये टीले पक्की ईंटों से निर्मित है। इसे सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए टीलों पर बनाया गया था। अब आते सर, एन फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध थी? एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की तरह 13 वर्ष की, कितना वर्ष की? 13 वर्ष की बालिका थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। उसे जो आप लोग एन फ्रैंक जो है ना, एक डायरी उसी का स्टोरी है। बहुत ही रोचक स्टोरी है ये, एक बार स्टोरी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस दौरान एन को अल्पकालीन यातनाएं सहनी पड़ी। यह रहकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। यह डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस डायरी में एन का व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं अपितु 60 लाख यहूदियों पर ढाए जुल्मों की जीवन कहानी है। ये सिर्फ जो डायरी है, इस डायरी में सिर्फ एन फ्रैंक के बारे में नहीं, बल्कि 60 लाख यहूदियों के बारे में जो जुल्म किए थे हिटलर ने, उसी का वर्णन यहाँ पे पूरी तरह से किया गया था। इसी स्टोरी को यहाँ पे लिखा गया है। अगला देखते हैं कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई के अनुसार पाकिस्तान की सीमा से पार नमक ले जाना और गैर कानूनी था। साथ ही उसे डर था कि सीमा पर तैनात कस्टम वाले उसे नमक नहीं ले जाने देंगे और मुफ्त में उन सबकी बदनामी भी हो जाएगी। इसी कारण उसके भाई ने नमक पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। सफिया बहुत ही जो नमक है ना स्टोरी, उसे से लिया गया। बहुत ही बहुत अच्छा लगा स्टोरी है। एक बार स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। और खास करके जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी? जूझ कहानी का अर्थ होता है युद्ध का लड़ाई। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति या समस्याओं से जूझता है तो उस समय का परिस्थिति से उसकी एक प्रकार की लड़ाई होती है, जिसे जूझ कहते हैं। इसी कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन संघर्ष की सीख दी थी। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व समस्याओं से जूझता रहता है। लुटन के राज पहलवान बन जाने के बाद की दिनचर्या पर क्या प्रकाश डाले? तो इस तरह से आपको प्रकाश डालना है। इसका भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समय है, अभी घबराए नहीं। पूरा दिसंबर महीना में पूरा दिल लगाकर एकदम सारा का सारा को नोट डाउन कर लेना है। और जो एक महीना जो आप लोगों को बचेगा ना, जनवरी महीना 30 दिन, टाइम टेबल पूरा 5 टाइम बना लेना है। 5 सब्जेक्ट का 2-2 घंटा करके 10 घंटा पढ़ना है। और बेहतरीन तरीके से उस समय खाली पढ़ना है, उस समय लिखना नहीं। और अभी सिर्फ और लिखने की काम करें, ठीक है। नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन, उस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों का भावुक रहता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किया हूं। कितना? सेट 1। इसी तरह से आपको और जो है ना सेट 5 मिलेगी, जो हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 6 तक हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं अगर आप में से कोई से स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो खास करके जो 45 दिन का हम लोग का क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। क्रैश कोर्स से ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, सारा क्वेश्चन ऐसे टपकेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग एप्लीकेशन पर ज्वाइन करें क्रैश कोर्स को। मिलते हैं ना वीडियो में।